Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, second year physics, chapter number 14, lecture number 4, eddy currents. Eddy currents are loops of electrical current induced within conductors by a changing magnetic field in the conductor due to Faraday's law of induction. Faraday's law में हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस वजह से कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम ईडी करंट का नाम देते हैं। डेफिनेशन देख लें। ईडी करंट्स आर करंट्स induced in conductor moving in a magnetic field or metals that are exposed to a changing magnetic field। तो दो मुख्तलिफ हवालों से ईडी करंट की डेफिनेशन गिवन है। जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो ऐसे कंडक्टर के अंदर जो करंट पैदा होगा, करंट इंड्यूस होगा, उसको हम ईडी करंट कहेंगे। या एक मेटल अगर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ हो तो उस मेटल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम ईडी करंट का नाम देते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी लेंज लॉ को हमने डिस्कस किया था। लेंज लॉ के मुताबिक ईडी करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड इट। ईडी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन और जो सोर्स मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, ये दोनों इन्वर्स होगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। आपको पता है कि जब करंट पैदा होता है तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ईडी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, जिसको हम सोर्स मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो सोर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पहले से मौजूद था, इसमें चेंज आया, इस चेंज की वजह से ईडी करंट पैदा हुआ, ईडी करंट की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गए, एक पहले से मौजूद था जिसको हम सोर्स मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें चेंज की वजह से ईडी करंट पैदा हुआ है, और ईडी करंट की वजह से फिर ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। द टू मैग्नेटिक फील्ड्स रिपेल ईच अदर एंड ब्रेकिंग फोर्स रिजल्ट्स, और इस वजह से ब्रेकिंग फोर्स आता है। ठीक है, द ईडी करंट ब्रेकिंग सिस्टम इज जनरली यूज्ड इन हाई स्पीड ट्रेन्स एंड रोलर कोस्टर्स। तो ये जो ईडी करंट ब्रेकिंग सिस्टम है ये हाई स्पीड ट्रेन्स में इस्तेमाल होता है, और रोलर कोस्टर्स जो हैं उसमें भी ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये यूज़ होता है। ब्रेकिंग सिस्टम कब आता है, ब्रेकिंग फोर्स कब आता है, जब ईडी करंट पैदा हो जाए, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ये सोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो यहाँ से ब्रेकिंग फोर्स आएगा। अब है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। मेन टॉपिक जो है वो है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका सब टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिजली का पैदा होना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जनरेटर की डिफिनीशन कर लें। जनरेटर ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। आप इस पे काम करते हो, मैकेनिकल एनर्जी इसको देते हो, और ये बदले में आपको बिजली देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है, इसमें दो पोल्स होते हैं, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। कॉइल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और इस रेक्टेंगुलर शेप कॉइल को हम आर्मेचर बोलते हैं। ये जो आप लोगों को रेड कलर का नज़र आ रहा है ये आर्मेचर है। ठीक है, याद रहे जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आप लोग वो चीज़ें नोट कर लें अच्छी तरह। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। मतलब जो जनरेटर है उसके वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड देगा। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन जो है उसको अभी हम स्टडी करते हैं। तो इस तरह एक सेकंड में 50 रिवॉल्यूशंस जो है वो कंप्लीट होंगे। एक सेकंड में 50 रिवॉल्यूशंस जो हैं वो जनरेटर मुकम्मल करेगा।
ठीक है। तो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। तो जनरेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी 50 हर्ट्ज़ होगी। तो ये पोजीशंस आपको गिवन है, बुक आप लोग के पास है, ज़रा इसको देख लें। पोजीशन 1 से हम स्टार्ट लेते हैं, पोजीशन 5 तक जाएंगे। तो एक रिवॉल्यूशन जो है, एक रोटेशन वो कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह 1 सेकंड में 50 रोटेशन जो है वो इस आर्मेचर ने पूरे करने हैं। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि बिजली जो हमारे घरों में आती है या बिजली जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है वो कितनी ख़तरनाक होगी कि वो 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज़ या 50 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है। एट पोजीशन 1 कॉइल जो है ये 0 डिग्री बना रहा है और ये कॉइल जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। दोनों पैरेलल हैं, साइन दोनों पैरेलल हैं। तो हमारे पास साइन 0 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा, तो ईएमएफ जो है वो 0 आएगा। पोजीशन 2 देख लें, कॉइल 90 डिग्री पे है। कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन 91 देता है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम आएगा। पोजीशन 3 देख लें, इसमें कॉइल 180 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, 180 डिग्री बना रहा है और ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल मूव कर रहा है। एक दफ़ा फिर साइन 0, मैग्नेटिक फ्लक्स 0, ईएमएफ 0। ठीक है। पोजीशन 4 पे कॉइल 270 डिग्री बना रहा है। एक दफ़ा फिर ये परपेंडिकुलर पे आ गया और परपेंडिकुलर के केस में यहाँ पर हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो वही 270 डिग्री के केस में भी होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो पोजीशन 2 में जो डायरेक्शन मैक्सिमम ईएमएफ का था, जो डायरेक्शन मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स का था, वो यहाँ पे इसके अपोजिट होगा। वैल्यू मैक्सिमम होगी, बाकी अपोजिट होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, ये भी मैक्सिमम है और ये जो है ये भी मैक्सिमम है। ये 90 का केस है, ये 270 का केस है, दोनों मैक्सिमम है। जबकि 0 डिग्री और 180 डिग्री मतलब जो केस पोजीशन 1 और पोजीशन 3 है, ये पोजीशन 3 और ये पोजीशन 1, इन दोनों के केस में सब कुछ 0 है। ये देखें, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। ठीक है। अब 360 डिग्री की बात करें तो एक दफ़ा फिर ये सब कुछ 0 हो जाएगा, जिस तरह पोजीशन 3 और पोजीशन 1 के केस में हमारे पास था। ठीक है। क्योंकि साइन 360 जो है वो हमें 0 देता है, तो 1 कंप्लीट रोटेशन आगे हमारे पास और जो आर्मेचर है, जो कॉइल है, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया। ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज़ के बराबर होगा इसको आप लोग देख लें, लेकिन इससे पहले आप लोग ये ज़रा रीड कर लें। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये किस चीज़ के बराबर है, ये हमने फैराडेस लॉ में पढ़ा था। नेगेटिव साइन हम लेंस लॉ की वजह से पुट करते थे। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बी डॉट ए के बराबर था, लेकिन यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इस वजह से एन ए बी और डॉट को ख़त्म करो तो कास थीटा हम लिखेंगे और थीटा ओमेगा टी के बराबर है। तो ये इक्वेशन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो बन जाएगा एन ए बी कास ओमेगा टी। इसको यहाँ पे पुट कर लो, मज़ीद सिंप्लीफाई आप लोग ना करें, डायरेक्ट ये नोट कर लें कि जो ई एम एफ है वो एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। अगर आप मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना चाहते हो तो साइन ओमेगा टी ये आपको 1 देगा, तो फिर जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है। और मैक्सिमम ईएमएफ अगर आप देखो तो ये एन ए बी ओमेगा के बराबर आ जाएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी 1 हो गया तो उसको हमने साइड पे कर दिया। तो एन ए बी जो है, एन ए बी ओमेगा, इसको हम मैक्सिमम ईएमएफ बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप एन ए बी ओमेगा की जगह पे मैक्सिमम ईएमएफ पुट कर दो और साइन ओमेगा टी को अपनी जगह पे लिख लो। तो ये आपके पास ईएमएफ का एक और इक्वेशन आ गया जिसमें मैक्सिमम ईएमएफ भी मौजूद है। एक ये इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अच्छा, ओमेगा किस चीज़ के बराबर है? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, एफ फ्रिक्वेंसी है, स्मॉल टी टाइम है। ठीक है। तो ये इक्वेशन आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफार्मर, ये 2 टॉपिक्स रह गए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।